प्रभा सिंह म्यूजिक स्टार थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूजीसी नेट दिसंबर 2015 का पेपर है। एक क्वेश्चन के साथ हम कम से कम 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आपको पता है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द आने वाला है, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि आपकी मैं प्रिपरेशन अच्छे से करा दूँ। तो यूजीसी नेट 2015 का पेपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में और उससे रिलेटेड कौन से फैक्ट बनते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अंत तक हमारे साथ बना रहिएगा। उसके अलावा हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और किस टाइप के बन सकते हैं एग्ज़ाम्स में, तो हम वो सभी कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने स्वर जो है वो किस श्रुति पर रखे हैं। पहला है ऑप्शन अंतिम, दूसरा है पहली, तीसरा है पांचवी, या डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको इसमें से बताना है प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने जो स्वर हैं वो किस श्रुति पर रखे हैं, पहली पर, अंतिम पर, पांचवी पर, या फिर इसमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हो कि प्राचीन काल के जो कलाकार थे उन्होंने अपने स्वरों को जो रखा है वो अंतिम श्रुति पर रखा है, बिकॉज 22 पे अगर आप देखोगे 22 जो है वो निषाद है हमारा, और जो 4th श्रुति पर है वो षडज है। ठीक है, षडज है। आपको पता है षडज ग्राम और मध्यम ग्राम का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो चौथी श्रुति पर षडज को रखा है, जबकि 22 पर अगर हम देखें तो निषाद को रखा है। तो प्राचीन काल का अगर पूछा जाए तो आप अंतिम फिल करोगे, और अगर वो आधुनिक काल का पूछते हैं कि आधुनिक काल के कलाकारों ने किस श्रुति पर रखा है, देन ऑब्वियसली यू विल फिल फर्स्ट श्रुति पर, पहली श्रुति पर, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट फर्स्ट पर सा है, पांचवी पर रे है, सातवीं पर जो है वो कोमल ऋषभ पड़ जाता है। ठीक है, सातवीं पर जो होता है वो कोमल ऋषभ होता है, और आठवीं पर जो होता है वो गंधार होता है। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 है ना, इस तरीके से हमने याद किया है इसको। तो अगर वो पूछे कि आधुनिक कालीन जो कलाकार है उन्होंने षडज को किस श्रुति पर रखा है, देन ऑब्वियसली यू विल फिल देयर फर्स्ट श्रुति पर। ओके, व्हेन दे विल आस्क टू यू that ancient time when they will ask to you that people has described the shruti on which place, then you will fill their last, okay, on last point, because I am speaking in English also, because many students has filled their form in English language. That's why I have been asking, that's why I am speaking in English, that's why I am telling to you. Okay, सो व्हेन दे विल आस्क टू यू, जब वो आपसे पूछे कि आधुनिक कालीन कलाकारों ने किस श्रुति पर रखा है, देन यू विल फिल प्रथम श्रुति पर रखा है, प्रथम श्रुति पर। और जब मैं अगर पूछा जाए कि प्राचीन कालीन षडज है वो कौन सी श्रुति पर है, देन आप क्या रखोगे उसको 4। अब इसी से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट श्रुतियाँ 22 होती हैं, जो तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अब वो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि आधुनिक कालीन जो कलाकार है उन्होंने षडज को किस श्रुति पर रखा है और उस श्रुति का नाम क्या है। अगर आपको श्रुति का नाम पता है ऑब्वियसली आप भर सकते हो। आपको सभी को पता है आधुनिक कालीन जो भाटखंडे जी थे उन्होंने उसको 5वीं श्रुति पर रखा था। अब आप 5वीं श्रुति का अगर वो आपसे नाम पूछे तो आप क्या भरोगे, आपको पता है तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती। ऑब्वियसली क्या है, दयावती। प्रथम ऋषभ जो है वो दयावती पे आ आता है हमारा, सॉरी षडज जो है वो हमारा प्रथम श्रुति पर आता है। तो जब आधुनिक कालीन पूछा जाए कि आधुनिक कालीन जो षडज है वो उस जिस श्रुति पर रखा गया उसका नाम क्या है, देन यू विल फिल तीव्रा। अब तीव्रा को याद करने के लिए आपको क्या करना है, बिकॉज आप भूल जाते हो ना कि तीव्रा कौन सी श्रुति पर है। देखो तीव्रा से आपको पता है तीव्रा जो है वो पहली श्रुति पर है, तो आपको तीव्रा को पहली श्रुति पर कैसे याद रखना है। देखो आपको सभी को पता है षडज, ये जो हमारे स्वरगम होते हैं, स्वर जो होते हैं 12, उसमें तीव्र स्वर जो होता है वो एक ही होता है, तीव्र स्वर जो होता है वो एक ही होता है ना। तो तीव्रा से आपको क्या मेंटेन करना है, 1, यानी कि 1 फर्स्ट नोट पर उन्होंने, पहली श्रुति पर उन्होंने तीव्रा को रखा है। ठीक है, पहला जो है हमारा तीव्रा है, पहला जो वर्ड हमारा आता है वो तीव्रा आता है, दूसरा आता है कुमुदती, तीसरा आता है मंदा। कुमुदती से आप ऐसे याद कर सकते हो कि कुमुद के 2 फूल, कुमुद आपको पता है ना फूल को बोला जाता है, तो आपको कैसे याद रखना, कुमुदती से कुमुद के 2 फूल। ठीक है, ये चीज़ें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर भी ट्रिक हम बनाएंगे, ओब्वियसली आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से, तो ताकि आपको एक लाइन के थ्रू ही याद हो जाए 22 श्रुतियाँ। ठीक है,
अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जैसे उन्होंने आपसे पूछा कि आधुनिक कालीन जो पर्सन्स है विद्वान है, उन्होंने षड्ज को प्रथम श्रुति पर रखा है, उसका नाम क्या है, तो आप क्या भरोगे, उसका नाम तिव्रा। ठीक है। अगर वो पूछे कि प्राचीन कालीन जो पर्सन्स है उन्होंने ऋषभ को जिस श्रुति पर रखा है उसका नाम क्या है, आप सभी को जानते हो 4 3 2 यानी कि 3 4 3 क्या हुए, 7 हुए ना। 7वें पर कौन सी आती है, तिव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका। रक्तिका आती है ना। 7 पर क्या आती है, रक्तिका। 7 पर क्या होती है, रक्तिका। आपको पता है एक फिल्म आई थी प्रियंका चोपड़ा की, 7 खून माफ, ऐसे कुछ थी ना फिल्म, 7 खून माफ। तो खून को आप क्या बोलते हैं, रक्त भी तो बोलते हैं ना। 7 खून माफ थी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा ढंग से। 7 खून माफ थी, प्रियंका चोपड़ा की मूवी थी, विशाल भारद्वाज जो थे उनके वो डायरेक्टर वगैरह थे। तो 7 खून माफ ऐसी फिल्म थी। तो रक्त को हम क्या बोलते हैं, खून भी तो बोलते हैं। तो 7वीं पर क्या आ गया, रक्तिका। रक्तिका आ गई ना 7वीं पर, 7वीं पर रक्तिका, 7वीं पर रक्ति, 7 रक्त, त वाला साउंड आ रहा है ना दोनों में। तो आपको क्या याद रखना है, रक्तिका। रक्तिका का क्या हो गया, ऋषभ, ऋषभ हो गया। प्राचीन कालीन की हम बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम आधुनिक काल की बात करें कि आधुनिक कालीन जो ऋषभ है वो कौन सी श्रुति पर है, ऑब्वियसली वी नो वेरी वेल, 5वीं श्रुति पर है वो, 5वीं श्रुति पर। और 5वीं श्रुति कौन सी आती है, दयावती आती है। ठीक है। दयावती को आप ऐसे याद कर सकते हो कि दया, जो एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें दयावती, दया नाम से एक लेडी है। आप इसको ऐसे कर दो कि वहाँ पे गोकुल धाम में उसकी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं। आपको ऐसे याद रखना, दया की 5 फ्रेंड्स, दया की 5 फ्रेंड्स, यानी दयावती से आपको ऐसे याद हो जाएगा 5वीं श्रुति पर है दयावती। ठीक है। अगर आप काउंट करके भी देख लीजिए 5वीं पर आएगा। तिव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती। ठीक है। 5वीं पर आ गया। ये हमारा आधुनिक कालीन हो गया। अब वो मान लो अगर पूछे आपसे कि आधुनिक कालीन जो विद्वान है उन्होंने 22वीं श्रुति पर किस स्वर को रखा, ऑब्वियसली वी नो वेरी वेल कि 22वीं श्रुति पर उन्होंने किसी भी स्वर को नहीं रखा है। 21 तक ही उन्होंने फिनिश कर दिए हैं। जबकि प्राचीन कालीन जो निषाद अगर पूछा जाए तो वो 22वीं श्रुति पर आता है। तो अगर वो आपसे पूछे कि प्राचीन कालीन जो भारतीय विद्वान हैं उन्होंने निषाद को किस श्रुति पर रखा है, तो आप क्या भरोगे, 22वीं श्रुति पर रखा है। 22वीं श्रुति पर निषाद को रखा है। और अगर वो अपना उसका नाम पूछे आपसे कि उसका नाम क्या है, तो आप क्या रखोगे, उसका नाम कैसे याद रखेंगे। इस पर भी हम ट्रिक बनाते हैं। मैंने आपको 3-4 ट्रिक बता दी। तिव्रा का आपने कैसे याद रखा, तीव्र से, यानी कि तीव्र स्वर एक होता है। कुमुदती से आपने क्या रखा, कुमुद के 2 फूल। ठीक है। मंदा पे हम करेंगे, मंदा, तिव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती। दयावती से हमने क्या याद रखा, दया की 5 फ्रेंड्स। तिव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका से भी मैंने आपको बताया था 7 खून माफ, जो कि प्रियंका चोपड़ा की मूवी है। रक्तिका से आपको क्या याद आ गया, 7। ठीक है। तिव्रा, कुमुदती, मंदावती, तिव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वर्जिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, शिक्ति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभिणी। ऑब्वियसली वी नो वेरी वेल जो निषाद है वो किस पर है, शोभिणी पे। निषाद किस पे है, शोभिणी पे। अब इसको आप कैसे रख दोगे, शोभिणी यानी कि सबसे बड़ा वर्ड हो गया 22वीं पर श्रुति है। इसको आप ऐसा रख दोगे कि 22 साल का लड़का या लड़कियों को फालतू की चीज़ें शोभा नहीं देती, उनको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। 22 साल के लड़के या लड़कियों को कोई भी चीज़ जैसे फालतू की चीज़ें शोभा नहीं देती, उन्हें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। शोभिणी को आप ऐसे 22 से करेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, निषाद आ गया उस पर, 22वीं श्रुति पर निषाद। वही क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कई बार कि काकली निषाद है जो वो कौन सी श्रुति पर है। ऑब्वियसली काकली निषाद वी नो वेरी वेल, भरत के 2 ही जो विकृत स्वर माने गए थे उन्होंने 2 ही माने थे। साधारण गंधार जो आता है वो शारंगदेव द्वारा मेंशन किया गया है, जबकि काकली निषाद और जो अंतर गंधार है वो भरत जी ने मेंशन किया है। और समटाइम दे कैन आस्क टू यू दैट ऑन विच श्रुति काकली निषाद हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, सो ऑब्वियसली यू विल फिल देयर दूसरी पर। और दूसरी का मैंने आपको क्या बताया था, कुमुद के 2 फूल। ऑब्वियसली व्हेन दे विल आस्क टू यू काकली निषाद इज सिचुएटेड ऑन विच श्रुति एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दैट श्रुति, ऑब्वियसली यू विल फिल देयर कुमुदती, तिव्रा, कुमुदती। ओके। कुमुदती भरेंगे आप, तिव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती। दयावती इट्स मीन दया की 5 बहनें। शोभिणी विच इज सिचुएट ऑन शोभिणी व्हेन यू विल सी देयर हैज़ निषाद, सो व्हेन दे विल आस्क टू यू नेम ऑफ दैट श्रुति, we know very well that is 22. when I have told you already that 22 का but you will feel the trick that कि 22 साल के लड़के और लड़की को फालतू के काम शोभा नहीं देते। obviously they should have to focus on their career, on their work, okay, on their aim, so 22 से you can mention there, okay।
आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और समटाइम दे कैन आस्क टू यू कि अंतर गंधार कौन सी श्रुति पर है, ओबियसली विल फिल देयर 11 पर है अंतर गंधार। और जब साधारण गंधार की बात हो तो 10वीं पर फिल करोगे आप, ठीक है। अगर आप और डिटेल से इन सब चीज़ों को पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको नंबर हमने दे दिया है ऊपर, आप कोर्स ज्वाइन कर अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हो। वहाँ पर आपको PDF नोट्स, वीडियोस, ऑडियोस, एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड यू। बस हमारे कोर्स के चार्जेस होते हैं कुछ, जिसकी वजह से अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप हमसे जुड़ सकते हो उन कोर्सेज़ के ज़रिए। हम लाइव क्लासेस भी देते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू भी हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन डिस्कस अस। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हियर। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है गमक का प्रकार कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस, तूर्य, मत, वली और ऋक। Here is the 4 option. Which one is the प्रकार of गमक? तूर्य, मंत, तूर्य, B option is there, मत, C is वली and 4th one is ऋक. So what you will fill there? Obviously we know very well वली, because we know very well that Sangeet Ratnakar, when you will see the Sharangdev Sangeet Ratnakar, that is very famous ग्रंथ। और उसमें सबसे पहले क्या किया गया था, गमक के बारे में बताया गया था कि कितनी गमक मानी थी भरत में। सारंगदेव जी ने 15 गमक मानी थी, आपको पता ही है। और दक्षिण संगीत में ऑब्वियसली मेंशन की जाती है 10, ठीक है। दक्षिण संगीत में 10 मेंशन की जाती है। और 15 जो गमक के प्रकार है उसमें से 15 गमक जो है, 15 गमक में से 4 गमक जो है वो दक्षिणी संगीत से बहुत मैच होती है। समटाइम दे कैन गिव यू ऑप्शंस 4, और वो उसमें से पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सी जो है गमक वो दक्षिण उत्तर भारतीय संगीत में यूज़ नहीं होती है। ऑब्वियसली वो 4 जो गमक सेम मैच होती है, ऑब्वियसली आपको उन चारों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जो 4 मैच होती हैं, एक उसमें आंदोलित आ जाती है, एक उसमें आहत आ जाती है, ऑब्वियसली उसमें 2 और है, मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसमें से कौन सा प्रकार आता है हमारा, वली, बिकॉज वी नो वेरी वेल वली जो है ये गमक का प्रकार है। वलित है इसका नाम पूरा, ठीक है। वलित है इसका नाम, वलित गमक का प्रकार है ये। और गमक 15 मानी गई है। किस ग्रंथ में सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया, शारंगदेव के संगीत रत्नाकर में। शारंगदेव का जो ग्रंथ आता है उसको सप्ताध्यायी भी बोला जाता है, बिकॉज उसमें 7 अध्याय हैं। और समटाइम दे कैन आस्क यू कि अल्पतम बहुतम का वर्णन सबसे पहले किसने किया है। ऑब्वियसली शारंगदेव का संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो आता है उसमें सबसे पहले अल्पतम और बहुतम के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है वर्ण के कितने प्रकार हैं, 4, 5, 3 या फिर 2। वर्ण के कितने प्रकार हैं, 4, 5, 3 या 2। ऑप्शन है आपके सामने, वर्ण के कितने प्रकार हैं, 4, 5, 3 या 2। हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, 4 आएगा, बिकॉज वी नो वेरी वेल 4 प्रकार माने हैं, ठीक है। भरत ने भी माने हैं, 4 प्रकार माने हैं। कौन कौन से, स्थाई आ जाती है, आरोही आ जाती है, अवरोही आ जाती है और संचारी आ जाती है ना। ये चारों डिस्क्राइब करें भरत ने। स्थाई का भी माना है, स्थाई के 12 माने हैं, आरोही के 7 माने हैं, है ना। इस तरीके से उन्होंने माने हैं। और शारंगदेव जी भी ने माने हैं, और अहोबल जी आते हैं, उन्होंने भी माने हैं। तो इसके जो प्रकार आते हैं वो 4 आते हैं। वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कौन कौन से हैं। स्थाई वर्ण होता है, आरोही वर्ण होता है, अवरोही होता है और संचारी होता है। तो ये 4 प्रकार जो होते हैं ये वर्ण के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, आपको इसमें से डिफरेंट जोड़ी बतानी है कौन सी है। पहला हमारा ऑप्शन आता है जाति मीड़, दूसरा ऑप्शन हमारा वादी संवादी, तीसरा ऑप्शन हमारा शुद्ध विकृत और चौथा ऑप्शन हमारा गमक और आंदोलन। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो हमारा सही है, जाति मीड़, वादी संवादी, शुद्ध विकृत या फिर गमक आंदोलन। कौन सा क्वेश्चन है जो हमारा सही है, इसमें से आपको वो बताना है। हाँ, ऑब्वियसली हमारा क्वेश्चन जो सही है इसमें वो देखो ये है जाति मीड़, बिकॉज जाति और मीड़ का कोई मैच नहीं है। जाति और मीड़ जो है उसका कोई मैच नहीं है। शुद्ध विकृत आ जाता है, शुद्ध विकृत वी कैन मेंशन देयर। शुद्ध और विकृत स्वर आपको पता ही है, शुद्ध 7 होते हैं, विकृत 5 होते हैं, तो ये ऑब्वियसली मैच हो रहे हैं। और अगला जो था हमारा वादी संवादी था। वादी संवादी वी नो वेरी वेल, वादी इज़ द किंग एंड संवादी इज़ द यू कैन से मंत्री, है ना। वादी स्वर जो होता है वो सबसे ज़्यादा लिया जाता है और संवादी से थोड़ा सा कम मेंशन किया जाता है। अनुवादी जो होता है वो होता है जो कि राग में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते, और विवादी स्वर वो होते हैं जो कि राग में ज़बरदस्ती यूज़ किए जाते हैं। बिकॉज कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो यूज़ कर लेते हैं। उस्ताद अब्दुल करीम खां जो थे
अब्दुल करीम खां जो थे वो भूपाली राग में मध्यम का यूज़ करते थे। भूपाली राग में वो मध्यम का यूज़ करते थे, तो आप उसको बोल सकते हो। कई बार विवादी स्वर भी बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है। जैसे अब मैं विवादी स्वर, जैसे मान लो भूपाली राग में सारे ग प ध सा लगता है, मा नहीं लगता। तो अगर हम पूछा जाए तो इसमें अनुवादी स्वर कौन सा है, तो मध्यम है। अनुवादी स्वर कौन सा है, मध्यम है। अगर आप मध्यम को लगा रहे हो दैट्स वाई आप विवादी बोलोगे, अगर वो नहीं लग रहा है तो आप उसको अनुवादी ही बोलोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, तो इसका आंसर जो था वो जाति और मीट था। जाति और मीट जैसा नहीं है। गमक और आंदोलन तो मेंशन हो जाता है, बिकॉज वी नो वेरी वेल गमक जो है वो, गमक में आंदोलन जो आता है वो आंदोलित होता है, आंदोलन का ही प्रकार होता है गमक जो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है 5वां, राग के व्यक्तित्व को दर्शाने को क्या कहते हैं। राग के व्यक्तित्व को दर्शाने को क्या कहते हैं, काकू, स्थायी, अलंकार या फिर वर्ण। काकू, स्थायी, अलंकार या फिर वर्ण। राग के व्यक्तित्व को दर्शाने को क्या कहते हैं, काकू, स्थायी, अलंकार या फिर वर्ण। आप सभी को पता ही है इसका आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा बी, स्थायी। स्थायी वो होते हैं जो रागों के छोटे छोटे से स्वर समुदाय से होते हैं। जैसे आपको पता है यमन राग जो होती है, यमन राग में क्या होता है, जैसे मान लो नीरे का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और मगर रेसा, अगर आप देखोगे मगर रेसा की जो संगति होती है बागेश्वरी राग में देखने को मिलती है। ठीक है, और गरेसा, गरेसा जो होती है वो पूरी धनाश्री में देखने को मिलती है। प मा ग मा ध प मा ग रेसा, मा गरेसा, गरेसा, गरेसा होती है वो पूरी धनाश्री में देखने को मिलती है। ये जो छोटे छोटे से अंग होते हैं, छोटे, जिससे रागों की पहचान हमें पता चलती है। अगर आप कोई राग सुन रहे हो, अगर उसमें आपको नीरे गा का टच सुनाई दे गया तो आप पहचान जाओगे कि ये जो राग है ये यमन ही है, नीरे गा यूज़ हो रहा है उसमें, तो आप उसको पहचान जाओगे, नीरे गा का यूज़ हुआ है उसमें, तो आप बोल सकते हो कि ये यमन राग है। और यमन राग में अगर पूछा जाए तो स्थायी क्या है, नीरे गा है। आप सभी को पता है शारंग देव जी जो थे और मतंग जो थे उन दोनों ने इस स्थायी के बारे में बताया है। शारंग देव जी जो थे उन्होंने 96 स्थायी बताए हैं, जबकि मतंग जो थे उन्होंने 92 बताए हैं। शारंग देव जी ने 96 बताए हैं और मतंग ने कितने बताए हैं, 92 बताए हैं। समटाइम दे कैन आस्क टू यू कि स्थायी शारंग देव ने कितने माने हैं, तो 96 माने हैं, और प्रबंध जो माने हैं वो 75 माने हैं। ठीक है, और मतंग ने प्रबंध जो माने हैं वो 49 माने हैं। ठीक है, स्थायी का क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, और स्थायी के बारे में मतंग ने भी बताया और शारंग देव जी ने भी बताया। ओके, छोटे छोटे स्वर समुदाय जो होते हैं उसी को स्थायी बोला जाता है, राग के व्यक्तित्व की पहचान करने वाले का। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको सही कोड बताना है कौन सा है। ऑप्शन है जैसे मालकोंस, बागेश्वरी और बिहाग रात के समय गाए बजाने चाहिए। समय सिद्धांत के अनुसार राग को प्रदर्शन करने का नियम भारतीय शास्त्रीय संगीत में कठोरता से अपनाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि ये सही है या नहीं है। मालकोंस, बागेश्वरी और बिहाग जो है वो राग रात के समय में गाए बजाए जाते हैं, और समय सिद्धांत के अनुसार राग को प्रदर्शित करने का नियम जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत स्ट्रिक्टली यूज़ होता है। ये बात एकदम सही है। अगर हम कहें कि हमारा ए और बी जो कथन है वो दोनों ही सही है, बिकॉज़ आपको पता ही है कि यमन का जो टाइमिंग है सायंकालीन संधि प्रकाश राग है, भूपाली का भी सायंकाल आता है। ऐसा बोला जाता है कि भूपाली जो राग बनाई थी वो तानसेन जी ने बनाई थी, वो रात के समय में उन्होंने बनाई थी। दैट्स वाई वी हैव मेंशन्ड दैट भूपाली's टाइमिंग इज़ इन द इवनिंग। ओके, ये बात सही है। बागेश्वरी जो है, भूपाली जो है और मालकोंस जो है, इनका टाइमिंग जो है वो रात का समय है। अगर पूछा जाए, जैसे इसमें से भी क्वेश्चन हम काफ़ी सारे बन सकते हैं कि ऑब्वियसली इनके जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं टाइम को लेकर वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं कि हाँ भाई इस टाइम पे जो राग गानी है तो उसको उसी टाइम पे ही गाना है। ठीक है, ये तो स्ट्रिक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी जो कथन है वो दोनों ही सही है। अभी देखो बागेश्वरी जो है उसका वादी और संवादी देखें तो क्या है, मध्यम और षडज है वादी और संवादी बागेश्वरी का। और अगर इसकी संप्राकृतिक राग पूछी जाए तो रागेश्वरी आ जाती है। ठीक है, वही मालकोंस का क्या होता है, मध्यम और षडज होता है, मध्यम और षडज होता है। और मालकोंस की अगर थर्ड पूछी जाए तो दैट विल से भैरवी। ओके, और बागेश्वरी की अगर पूछी जाए तो व्हाट यू विल फील, काफ़ी। भाग में काफ़ी, बाग में कॉफ़ी, ऐसे कर सकते हो आप। मालकोंस और चंद्रकोंस जो है वो दोनों ही बागेश्वरी भैरवी थाट से बिलोंग करती है। ठीक है, और
ठीक है, आपको इतना याद रखना है। मध्यम और षडज है इनका वादी और संवादी। वो पूछ सकते हैं वादी और संवादी दे देते हैं कई बार आपको, और आपको मैच करना होता है। माल कौन सा आपको माल, मौसा को माल दे दो, मौसा को माल। बागेश्वरी, बाग में मौसा, एम मा सा है तो मौसा, ऐसे बाग में मौसा आप ऐसे याद कर सकते हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, मसीद खानी जो गत है वो किस मात्रा से शुरू होती है। 8वां क्वेश्चन हमारा, मसीद खानी गत का जो आरंभ होता है वो किस मात्रा से होता है, 12वीं से, 15वीं से, 16वीं से या फिर 18वीं से। मसीद खानी गत का आरंभ किस स्वर से होता है, 12वीं से, 16वीं से, 17वीं से या फिर 18वीं से। बिकॉज वी नो वेरी वेल 12वीं से शुरू होता है। मसीद खानी जो गत होता है इसको हम और भी बोल सकते हैं, मसीद खानी गत को पश्चिमी वाज बोला जाता है। बिकॉज मसीद खां जो थे उन्होंने इसको इन्वेंशन किया था इसका। और रजा खानी गत जो आती है वो द्रुत लय में गाई जाती है। समटाइम दे कैन आस्क यू दैट रजा खानी गत हैज़ बीन सिंग इन विच in which ताल, in which लय। obviously you will feel their द्रुत, इट्स मीन फास्ट, मोर फास्ट यू कैन से, द्रुत लय। और मसीद खानीगत, अभी आप भूल जाते हो कि मसीद खानीगत विलंबित लय में है या फिर द्रुत लय में है, तो आप भूल जाते हो इस चीज़ को, नहीं भूलना है आपको। इतना याद रखना, मसीद खानी नाम कितना बड़ा है, मसीद खानी नाम बड़ा है तो ऑब्वियसली विलंबित। रजा 2 अक्षरों का नाम है, द्रुत 2 अक्षरों का नाम है, ठीक है। तो आप कितना याद रखना है। रजा खानी जो गत होती है उसको क्या बोलते हैं, पूर्वी वाज बोलते हैं, जबकि मसीद खानी गत को हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी वाज बोलते हैं, ठीक है। रजा खानी गत क्या हो गई, पूर्वी वाज, और मसीद खानी गत क्या हो गई, पश्चिमी वाज, ठीक है। और मात्रा से अगर पूछी जाए कौन सी मात्रा से स्टार्ट होती है, तो 12वीं मात्रा से शुरू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अथर्वदर्शक स्वर कौन सा माना जाता है, मध्यम, पंचम, निषाद या फिर षडज। अथर्वदर्शक स्वर कौन सा माना जाता है, मध्यम, पंचम, निषाद या फिर षडज। मध्यम, पंचम, निषाद या षडज। मध्यम माना जाता है, अथर्वदर्शक स्वर जो होता है मध्यम माना जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, 7 स्वरों के बीच का स्वर भी बोलते हैं। बिकॉज वी नो वेरी वेल सा रे गा 3 तरफ हो गए, माँ बीच में आ जाएगा, पा धा नी, ये 3 साइड में हो जाते हैं, तो इसको बीच का स्वर भी बोला जाता है। इसको अविनाशी स्वर भी बोला जाता है, अविनाशी स्वर भी बोला जाता है, ठीक है। मध्यम जो होता है उसको अविनाशी स्वर भी बोलते हैं, अथर्वदर्शक स्वर भी बोलते हैं, और भी अविभाज्य स्वर भी बोलते हैं। इसको काफ़ी सारे स्वर बोलते हैं। और अगर हम देखा जाए तो अचल स्वर हम किसको बोलते हैं, अचल स्वर हम बोलते हैं षडज को और पंचम को, बिकॉज वो अपने वक्त के साथ कभी चेंज नहीं होते। वो दे ओबियसली कैसे अटल बोल सकते हो आप, उसको अचल भी बोल सकते हो, अटल स्वर भी बोल सकते हो, जो पंचम और षडज जो होता है। समटाइम दे विल गिव यू, ओके, काकली का संबंध, मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि काकली का संबंध किस स्वर से है, काकली का जो संबंध है वो किस स्वर से है, तो आप क्या भरोगे, षडज, मध्यम, निषाद या फिर गंधार। तो ओबियसली वी नो वेरी वेल निषाद से है काकली का स्वर जो है। तीव्र का स्वर जो होता है वो मध्यम से होता है। अंतर का संबंध जो होता है वो गंधार से होता है। साधारण का जो संबंध होता है वो भी गंधार से होता है। अचल का स्वर जो अचल का जो संबंध होता है वो पंचम और षडज से होता है, ठीक है। अथर्वदर्शक का स्वर अगर पूछा जाए तो किससे होता है, मध्यम से होता है। अविनाशी स्वर मध्यम होता है, अविभाज्य स्वर मध्यम होता है, ठीक है। I hope you are understanding very nicely. Okay, next question is here. यमन में ऋषभ को अगर कोमल कर दें तो कौन सा राग बन जाएगा। यमन में अगर ऋषभ को कोमल कर दें तो किस राग की प्राप्ति होगी, पूरिया कल्याण, पूरिया धनाश्री, पूर्वी या फिर मारवा। पूरिया कल्याण, पूरिया धराश्री, पूर्वी या फिर मारवा। सो वी विल फिल हियर ऑप्शन पूरिया कल्याण, बिकॉज वी नो वेरी वेल जो यमन जो है वो कल्याण थाट का राग है। इसका अगर समय पूछा जाए तो रात्रि का प्रथम पहर आता है, और अगर आप इसका वादी और संवादी पूछो तो गंधार और निषाद आता है। इसकी संप्राकृतिक राग अगर पूछी जाए तो कल्याण आती है, ठीक है, यमन की। और यमन में अगर मैं पूछूं कि स्थायी स्वर कौन सा है, ओबियसली नीरे गा होता है और पा रे की संगति आपको देखने को मिलेगी। पा रे पे जो है वो मीड से जाया जाता है, पा से रे पर मीड से आते हैं हम, तो आप उसको बोल सकते हो स्थाय है वो इस चीज़ का। स्थाय मैंने आपको बताया था ना, राग का व्यक्तित्व जिससे पहचाना जाता है, तो आप उसको स्थाय बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि अगर मैं इसका पूछ लूँ यमन का जो वादी और संवादी है तो वो क्या है, गंधार और निषाद है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यमन में विवादी स्वर कौन सा है,
तो ठीक है, अगर सम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं मध्यम को यूज़ कर लेते हैं, शुद्ध मध्यम जो होता है, तो हम उसको बोल सकते हैं विवादी स्वर। लेकिन विवादी स्वर कई बार सुंदरता बहुत दिखा देता है, विवादी स्वर अगर तरीके से यूज किया जाए तो, ठीक है, तरीके से अगर यूज़ किया जाता है तो ऑब्वियसली वो सुंदरता भी दिखा देता है उस चीज़ की। तो आप इसको कह सकते हो कि मध्यम जो स्वर है यमन राग में ऑब्वियसली विवादी होने के बावजूद भी बहुत खिल जाता है वो। और अगर मैं इसमें पूछूं कि अनुवादी स्वर कौन सा है, तो अगर मध्यम बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा है तो अनुवादी है। गंधार कोमल जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं होता, तो आप उसको अनुवादी बोल सकते हो, ऑप्शन वो दे सकते हैं। जो राग में स्वर यूज़ नहीं होते आप उनको अनुवादी बोल सकते हो, और जो बीच में यूज़ किए जाते हैं, थोड़े बहुत यूज़ कर लेते हैं लोग, उसको हम विवादी स्वर बोलते हैं। जो हल्का सा टच आके यूज़ होते हैं तो उसको विवादी बोलते हैं, जो बिल्कुल ही यूज़ नहीं होते उनको अनुवादी बोला जाता है। ठीक है, अनुवादी को आपको पता है सेवक बोला जाता है, अनुवादी जो होता है सेवक बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ध्वनि के विकार को क्या बोला जाता है? काकू, खटका, कर्ण या फिर स्थायी? ध्वनि के विकार को क्या बोला जाता है? काकू, खटका, कर्ण या फिर स्थायी? ध्वनि के विकार को वी नो वेरी वेल, काकू बोला जाता है। काकू जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। शारंग देवी ने भी 6 प्रकार के काकू बताए, यंत्र काकू, यंत्र काकू, काफ़ी सारे बताए, 6 काकू बताए हैं। शारंग देव जी ने कई बार क्वेश्चन पूछ लेते, शारंग देव ने काकू के कितने प्रकार बताए हैं? 6 बताए हैं। तो ध्वनि के विकार को क्या बोला जाता है? काकू बोला जाता है। ठीक है, कर्ण तो आपको पता ही है, कर्ण का टच जो होता है हल्का सा, या तो वो पीछे लगे या फिर आगे स्वर के आगे लगता है तो वो कर्ण बोला जाता है। खटका भी आपको पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें से आपको बताना है कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ओके, अली अकबर खां पंजाब घराना, मुश्ताक अली खां सेनिया घराना, फैयाज खां आगरा घराना, गुलाम अली खां पटियाला घराना। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। अली अकबर खां पंजाब घराना, मुश्ताक अली सेनिया घराना। आपको पता है अली अकबर खां जो थे वो पंजाब घराने से नहीं थे, वो ऑब्वियसली मेहर घराने से बिलोंग करेंगे। अलाउद्दीन खां जो थे उनका जयपुर घराना भी बोला जाता है अलाउद्दीन खां का, है ना। तो अगर ये जयपुर यहाँ मेंशन होता तो ऑब्वियसली आप यहाँ जयपुर कर सकते थे। मेहर घराने से वो बिलोंग करते हैं। अलाउद्दीन खां जो उनकी पुत्री का नाम अन्नपूर्णा देवी था। ठीक है, अली अकबर खां जो आते हैं वो उनके पुत्र आ जाते हैं। तो अली अकबर खां, अलाउद्दीन, अभी अली अकबर के गुरु पूछे तो अलाउद्दीन खां आ जाते हैं। ठीक है, उनके पुत्र पूछे तो अली अकबर खां आ जाते हैं। अली अकबर ने काफ़ी सारी, अली अकबर का संबंध किस वाद्य से? सरोद से है। अलाउद्दीन खां क्या बजाते थे? सदोर भी बजाते हैं, सितार भी बजाते हैं, वायलिन भी बजाते थे, गिटार भी बजाते थे, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, ऊपर से गायकी भी वो करते थे। तो अलाउद्दीन खां, आपको पता अगर यहाँ मेहर घराना देते तो आप वहाँ मेहर घराना ही भरते। ओके, तो यहाँ पर जो है ये इनकरेक्ट है, अली अकबर मेहर घराने से नहीं है। मुश्ताक अली खां सेनिया घराने से है। सेनिया घराना आपको पता है तानसेन से शुरू हुआ था, और सेनिया घराना जो है ऑब्वियसली वो रबाब और सितार का घराना माना जाता है, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट तानसेन लव्स इंस्ट्रूमेंट टू रबाब। सो तानसेन की पुत्री का नाम सरस्वती आ जाता है। उनके 4 पुत्र थे। ठीक है, उनके गुरु पूछे जाते थे, हरिदास जी थे। तानसेन जी जो थे उन्होंने ही सेनिया घराने की नींव रखी थी। और अगर सेनिया घराने में इंस्ट्रूमेंट पूछे जाए तो सितार और रबाब जो होते हैं वो ज़्यादा फेमस होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फैयाज खां आपको पता आगरा घराने से है। आगरा घराने के जो जिन्होंने स्टार्ट की थी वो आते हैं इसके सुजान खां। ओके, फैयाज खां जो है वो आगरा घराने के ख्याल गायक थे। इन्होंने नोम तोम के आलाप की खोज की थी, नोम तोम का आलाप शुरू किया था इन्होंने। गग्गे खुदा बख्श जो है इन्होंने ख्याल गायकी को बहुत आगे बढ़ाया था। आगरा घराने से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, और बड़े गुलाम अली खां पटियाला घराने से हैं। बड़े गुलाम अली खां पटियाला घराने से। बड़े गुलाम अली खां के कई बार गुरु पूछे जाएं तो अली बख्श भी आते हैं। पटियाला घराना जो है वो दिल्ली घराने से निकल कर आया है। पटियाला घराना जो है दिल्ली घराने से निकल कर आया है, बिकॉज पटियाला घराना के जो तानरस खां, मतलब दिल्ली घराने के जो तानरस खां थे, पटियाला घराने के कालू खां जो थे उन्होंने तानरस खां जी से शिक्षा ली थी वहाँ से। तो ऑब्वियसली जब उधर से स्टार्ट हुआ था तो उसकी कुछ क्वालिटी दिल्ली घराने की जो थी वो पटियाला घराने में ऑब्वियसली आ जाती है। तो पटियाला घराने का अगर पूछा जाए तो कौन है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो वो दिल्ली घराने से शुरू हुए हैं। आपको सभी पता अलैया फतू यानी अली बख्श और फतेह अली जो है वो कालू खां के पुत्र आ जाते हैं। उनका एक और पुत्र था नबी बख्श। ठीक है, तो इन दोनों ने भी इसका घराने को काफ़ी आगे बढ़ाया। और पटियाला घराने के अगर संस्थापक पूछे जाते हैं तो कालू खां आते हैं। और इसका प्रारंभक जो माना जाता है, इसकी शुरुआत जिससे हुई थी वो तानरस खां से जी हुई थी। तानरस खां को गुलाम हुसैन बोला जाता है। तानरस खां जो थे उन्होंने दिल्ली घराने की शुरुआत की थी। और तानरस खां जी के गुरु
गुरु अगर पूछे जाते हैं तो मियाँ अचपल जी आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप बहुत डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो क्वेश्चंस में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हूँ, ऑब्वियसली आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। और पटियाला घराना भी बोला जाता है पंजाब घराने को, ठीक है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन आता है किस राग की, इसमें आपको बताना है कि श्रुति की कितनी जातियाँ होती है, 5, 7, 6 या फिर 9। श्रुति की कितनी जातियाँ होती है, 5, 7, 6 या फिर 9। आप सभी को पता है श्रुति की 5 जातियाँ होती है, दीप्ता, आयता, है ना, दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, मध्या, है ना। दीप्ता के जो थे, दीप्ता की जो रस आता है, दीप्ता में वीर, रौद्र, अद्भुत आता है, ठीक है। आयता में क्या आता है, श्रृंगार और हास्य आता है। और मृदु में भी श्रृंगार और हास्य का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कई बार षडज का भी जैसे रस पूछ लेते हैं, षडज का क्या आता है, वीर, रौद्र, अद्भुत आता है। वहीं ऋषभ का भी वीर, रौद्र, अद्भुत आता है। बिकॉज जो जातियाँ थी उनको भी रस के साथ कंपैरिजन किया गया था। भरत जो थे उन्होंने 5 जातियों की 18 जातियाँ मानी हैं षडज ग्राम और मध्यम ग्राम की, जिसमें से शुद्ध जातियाँ जो आती हैं वो 7 आती हैं, जबकि विकृत जातियाँ जो आती हैं वो 11 आती हैं। हालांकि भरत जी जो थे उन्होंने श्रुति का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया है, उन्होंने जातियों के बारे में बताया है, क्योंकि श्रुति के बारे में मेन डिस्क्राइब तो मतंग जी ने ही किया है। ओके, श्रुति के बारे में बताना शुरू करा था भरत ने, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दिया था। उन्होंने स्वरों पर डिस्क्राइब कर दिया था कि हाँ भाई इस स्वर पर इतनी, इस श्रुति पर ये वाला स्वर होगा, तो उन्होंने वो चीज़ डिस्क्राइब करी थी। उन्होंने श्रुतियों का कोई नाम नहीं दिया था। बिकॉज नारद की श्रुतियाँ अगर आप देखोगे, नारद की श्रुतियाँ भी अलग आती हैं, है ना। नारद की श्रुतियाँ जो हैं वो अलग आती हैं। और जो बाकी आप देखोगे तिव्रा, कुमुदती और ओमकार ठाकुर जी हैं, जो उन्होंने लीमा, कोमा, लघु लीमा, कोमा, इस तरीके से श्रुतियों का नाम दिया है ना। कौन सी श्रुति पर कौन सा षडज है, कौन सा ऋषभ है, तो वो उन्होंने अलग तरीके से डिस्क्राइब करा है। तो ये तिव्रा, कुमुदती, मंदा जो नाम दिए हैं ये मतंग जी ने दिए हैं अपने मतंग का जो ग्रंथ आता है वृद्धदेशी। भरत ने श्रुतियों के बारे में नाम कुछ नहीं बताया है। और उन्होंने ग्राम के बारे में क्या बताया, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम के बारे में बताया, मध्यम ग्राम और षडज ग्राम के बारे में बताया। और मतंग जो थे उन्होंने मध्यम के बारे में बताया, गंधार के बारे में बताया और षडज के बारे में बताया। शारंग देव जी ने इनके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, मध्यम ग्राम, षडज ग्राम और गंधार ग्राम के लिए। आपको पता है 5 जातियाँ होती है, दीप्ता, आयता, रौद्री, दीप्ता, आयता, मृदु, करुणा, मध्या, है ना। 5 जातियाँ होती हैं, तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है थाट राग वर्गीकरण की अवधारणा किसने दी थी, बृहस्पति, भातखंडे, पलुस्कर या फिर ओमकारनाथ ठाकुर। देखो सबसे पहले तो आप ना ऑप्शन गलत करना सीखो। आपको देखो पहले मतलब गलत निकालना सीखो, मेरा वो मतलब है। अब देखो बृहस्पति जो थे उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, थाट का तो हमें आधुनिक काल में पता चलता है। उसके अलावा पलुस्कर जी थे, वो दक्षिण संगीत का करते थे, दक्षिण संगीत के पे उनकी ज़्यादा पकड़ थी, तो हिंदुस्तानी संगीत के बारे में उन्होंने इतना नहीं बताया। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो भातखंडे जी आएगा, ठीक है। भातखंडे जी जो थे उन्होंने 10 थाट बनाए थे, 32 थाट से निकाल कर 10 थाट बनाए थे, जबकि वेंकटमुखी जो थे उन्होंने 72 थाटों से मेन 19 थाट माने हैं। मेन जो माने हैं वो 19 थाट माने, 72 थाटों से निकाल के। वहाँ पर थाट को मेल बोला जाता है दक्षिण संगीत में, और उत्तरी संगीत में तो हम थाट ही बोलते हैं। और 32 थाटों से निकाल कर उन्होंने 10 थाट बनाए हैं। और वो पंडित वेंकटमुखी जो थे उन्हीं से वो डेडिकेट हुए थे इस चीज़ को लेकर। दैट्स वाई उन्होंने इस पर इन्वेंशन किए और उन्होंने 10 थाट बनाई, ठीक है। और अगर पूछा जाता है कि बिलावल जो थाट आता है उसको किस ग्रंथ में सबसे पहले बताया गया कि ये शुद्ध थाट है, तो ऑब्वियसली आप फील करोगे राधा गोविंद संगीत सार जो ग्रंथ आता है उन्होंने इस ग्रंथ में बताया। और नगमाते आसवी में भी इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि उन्होंने इसको शुद्ध थाट माना है। नगमाते आसवी जो मोहम्मद रजा का ग्रंथ आता है उसमें भी शुद्ध थाट इसको माना गया, बिलावल को। और कई बार आ जाता है कि मतों की आलोचना किसने की थी, तो भाटखंडे जी ने की थी मतों की आलोचना जो की थी। वो कहते थे सबने 5 ही क्यों रखी हैं, उसमें रागिनी 6 भी तो रख सकते थे, 7 भी रख सकते थे, 8 भी रख सकते थे, सबने एक दूसरे की नकल करके, तो उन्होंने इस चीज़ की आलोचना की थी। तो ठीक है, भातखंडे से आपको इतना याद रखना है कि बिकॉज उन्होंने 10 थाट बनाई थी, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग टू यू। और काफ़ी जो थाट था उसको प्राचीन काल में शुद्ध माना जाता था, लेकिन आज तो बिलावल को शुद्ध माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है भूपत खां का उपनाम आपको बताना है क्या है, महारंग, रामरंग, मनरंग या फिर सदारंग। सदारंग वी नो वेरी वेल, सदारंग किसका नाम है,
नेमत खां का है ना, नियामत खां का साधारण। मैंने आपको एक ट्रिक से बताया था कि नीयत जो होनी चाहिए वो सदा सच्ची होनी चाहिए, ऐसे करके कुछ मैंने आपको बताया था इसका, ठीक है। महारंग, भूपत खां का जो असली नाम आता है वो महारंग आता है, महारंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कालिदास सम्मान जो है वो किस प्रदेश से दिया जाता है? मध्य प्रदेश से दिया जाता है, बनारस से, जालंधर से, या फिर मथुरा से? आपको पता है मध्य प्रदेश से दिया जाता है, ये जो सम्मान होता है कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश से दिया जाता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है एला किसका प्रकार है? एला धातु का, प्रबंध का, सामगान का, या फिर जातिगान का? एला जो है आपको पता है ये प्रबंध का प्रकार है, ठीक है। शारंगदेव का कई बार पूछ लेते हैं, शारंगदेव ने कितने प्रबंध माने? 75 माने हैं। मतंग का पूछ लेते हैं तो उन्होंने 49 दिए हैं, इसके नाम प्रबंध के 49 बताए हैं। आप सभी को पता है जो क्या नाम है ये प्रबंध आता है, इसको निबंध गान भी बोला जाता है। प्रबंध क्या है? आज के टाइम में जो हम ख्याल गाते हैं, ठुमरी गाते हैं, ध्रुपद गाते हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। प्रबंध का मतलब ये होता था कि ताल में बंधा हुआ। प्रबंध जो होता था मतलब निबद्ध और अनिबद्ध गान के अंतर्गत, निबद्ध गान के अंतर्गत प्रबंध को रखा गया था बिकॉज वो ताल में बंधा होता था, और अनिबद्ध गान जो था वो आलाप उसके अंतर्गत आता था, अनिबद्ध गान के अंतर्गत, बिकॉज वो ताल में बंधा हुआ नहीं होता। निबद्ध गान जो होता है वो आपको पता ही है, उसमें ठुमरी गाते हैं, हम ख्याल गाते हैं, ध्रुपद गाते हैं, सब क्या है? ताल में तो बंधे होते हैं, तो दैट्स वाई ये निबंध था। और आपको पता है इसमें एला, करण, ढेंकी, वर्तनी, जोबंड, निसक, रासक, है ना, ऐसे करके 7 प्रकार थे सालक सूट के। शुद्ध सूट के 8 आ जाते हैं, सालक सूट के 7 आ जाते हैं। शुद्ध सूट जो थे वो 8 प्रकार थे, और विपकरणी की काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की गई है। और उसके कई बार पूछ लेते हैं प्रबंध के अंग कितने हैं, तो 6 आते हैं, आपको पता है। स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ, ताल। धातु पूछी जाए तो 4 आती है, उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक, आभोग। उद्ग्राह जो होता था मेलापक मेल, यानी कि उद्ग्राह और ध्रुव का मेल, ठीक है, उद्ग्राह और ध्रुव का मेल, मेलापक, आभोग। हालांकि वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है, वर्तमान में तो स्थायी अंतरा सिर्फ यही बोला जाता है। प्रबंध की धातु उस टाइम पे 4 मानी जाती थी, ठीक है, ध्रुव प्रबंध की धातु, हाँ ठीक है, 4 मानी जाती थी उस टाइम पे। और अब के टाइम पे तो ये प्रबंध का तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं मिलता हमें। प्रबंध के अंतर्गत हमें ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कौन सी मिश्र राग नहीं, आपको बताना है। मियाँ की तोड़ी, नट भैरव, बसंत बहार, या फिर यामिनी बिलावल? कौन सी मिश्र राग नहीं है? धातु, प्रबंध, सामगान, जाति, मियाँ की तोड़ी, नट भैरव, बसंत बहार, या फिर यामिनी बिलावल? हाँ, इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा मियाँ की तोड़ी, बिकॉज मियाँ की तोड़ी जो है वो एक मिश्र राग है। मियाँ की तोड़ी बनाई किसने थी? तानसेन जी ने बनाई थी। और इसका अगर वादी संवादी पूछा जाए तो धागा होता है, और इसमें संगति अगर पूछी जाए तो रेगा रेसा की संगति होती है। अगर हम इसमें पंचम को बिल्कुल वर्जित कर दें तो इसमें क्या होगा? पंचम में अगर हम इसको वर्जित कर दें तो ये गुर्जरी तोड़ी राग बन जाएगा। अगर हम इसमें पंचम पर ज़्यादा न्यास करेंगे तो ये कौन सा राग बन जाएगा? पूर्या धनाश्री बन जाएगा। वही पूर्या धनाश्री में अगर हम मध्यम पर ज़्यादा न्यास करते हैं तो वो बसंत राग बन जाता है। और पूर्या धनाश्री में अगर हम माँ के बाद पा को यूज़ करते हैं, इट्स मीन आरोह में अगर हम मध्यम के बाद पंचम का यूज़ करते हैं तो वो पूर्या धनाश्री राग बन जाता है तोड़ी में, याद रखिएगा। बिकॉज पूर्या धनाश्री में आपको क्या करना होता है? मध्यम के बाद सीधा धैवत पर जाना होता है, दैट्स वाई धैवत के बाद आप पंचम पर आ सकते हो। लेकिन माँ को पा करके अगर आप चाहते हो तो फिर आपको माँ पर वापस आना पड़ता है, फिर गरेसा करना होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो संगति होती है, इसमें आप देखो पूरे धनाश्री में आप पंचम पर बहुत न्यास कर सकते हो, बिकॉज इसका जो न्यास का स्वर है वो पंचम है, गंधार और षडज है। इन पर आप जितना मर्जी न्यास कर सकते हो। लेकिन मियाँ की तोड़ी में आप नहीं कर सकते पंचम पर न्यास, बिकॉज आप पंचम पर ज़्यादा रुकोगे तो उस पर ही उसकी छाया आ जाएगी, ये पूर्या धनाश्री के। वही अगर तोड़ी राग में अगर आप मंद्र स्वरों पर ज़्यादा न्यास करोगे तो उसमें क्या होगा? श्री राग की छाया आ जाएगी, श्री राग की, ठीक है। तो ये छाया आ जाती है। ओबियसली अगर जैसे हमारा जो राग भूपाली और देशकार है उसमें हमें क्या करना होता है? देशकार में हमें ऋषभ को छोड़ना होता है आरोह में, दैट्स वाई हमें सा के बाद सीधा गंधार पर जाना होता है। अगर हमने ऋषभ को बहुत ज़्यादा टच कर लिया, ऋषभ को ज़्यादा छेड़ लिया तो फिर फ़ायदा क्या? भूपाली गा लो, देशकार गाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज भूपाली में हम ऋषभ को नहीं छोड़ सकते, थोड़ा सा ही फ़र्क है, बाकी स्वर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक गंधार को तरीके से लगाना होता है उसमें देशकार में, ताकि वो भूपाली से बच सके,
ठीक है। राग तोड़ी का क्या आता है, धैवत और गंधार आता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, तोड़ धागा तोड़, धागा तोड़, ठीक है। मियाँ की तोड़ी से आपको इसकी संप्राकृतिक राग अगर पूछी जाए तो गुर्जरी तोड़ी आ जाती है। और इसको बनाया किसने था, मियाँ तानसेन जी ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वहीद खां क्या बजाते थे। वहीद खां जो थे वो क्या बजाते थे, गिटार, सुरबहार, इसराज या फिर जल तरंग। वहीद खां जो थे वो क्या बजाते थे, सुरबहार बजाते थे। वहीद खां जो थे सुरबहार बजाते थे। इसमें क्या होता था, 4 मुख्य तार होते थे और 7 से 19 क्या होते थे, पर्दे होते थे। 4 मुख्य तार होते थे और 7 से 19 इसमें पर्दे होते थे, ठीक है। और गिटार आपको पता है विश्व मोहन भट्ट जी जो हैं वो बहुत फेमस है गिटार बजाने के लिए, और गिटार को वो सितार की तरह बजाते हैं। वो जयपुर से बिलोंग करते हैं, विश्व मोहन भट्ट जी जो हैं वो जयपुर से बिलोंग करते हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ गाया बजाया है। उनको ग्रैमी अवार्ड, सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं विश्व मोहन भट्ट जी को, ठीक है। तो आपको इनके बारे में भी इतना याद रखना है, किसके संबंध है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आर्टिस्ट दे देते हैं और आपको मैच करना होता है। तो गिटार जो है वो विश्व मोहन भट्ट जी बजाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जल तरंग जो होता है वो अवनद वाद्य, जल तरंग जो होता है घन वाद्य की श्रेणी में आता है, जल तरंग होता है। गिटार जो होता है वो तत्वाद्य की श्रेणी में आता है। सुरबहार जो होता है वो भी तत्वाद्य की श्रेणी में आता है। और उसके अलावा इसराज जो होता है वो भी तत्वाद्य की श्रेणी में आता है। अब इसमें से ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कौन सा तत्वाद्य नहीं है। ऑब्वियसली जल तरंग जो है वो तत्वाद्य नहीं है, वो घन वाद्य है। तो ठीक है, एक ही क्वेश्चन से कम 4 क्वेश्चन निकालने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, 3 ग्रामों में कुल कितनी मूर्छनाएं होती हैं, 21, 22, 23 या फिर 24। 3 ग्रामों से कुल कितनी मूर्छनाएं बनती हैं, 21, 22, 23 या फिर 24। वी नो वेरी वेल 21 बनती है। ग्रामों के बारे में मैंने आपको बताया, ग्राम जो होते हैं वो 3 होते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। षडज ग्राम में हमारा अगर श्रुतियों का क्रम देखें तो हम कैसे रखते हैं, 4 3 2 4 4 3 2। वही मध्यम ग्राम में अगर हम देखें 4 3 2 4 3 4 2। वही गंधार ग्राम में अगर देखें 4 3 3 3 4 3 2। मध्यम ग्राम को निषाद ग्राम भी बोला जाता है। बिकॉज क्यों बोला जाता है, क्योंकि मध्यम ग्राम में गंधार ग्राम को निषाद ग्राम भी बोला जाता है और उसको स्वर्गवासी भी बोला जाता है। गंधार ग्राम को स्वर्गवासी इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये भगवान के टाइम पे हुआ करती थी। और गंधार ग्राम को निषाद ग्राम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो निषाद की होती है 2 श्रुतियाँ होती है, ठीक है। कई बार वो ऐसे आपको दे देते हैं इसमें से कौन सी गंधार ग्राम की श्रुति है और कौन सी नहीं है, तो आपको इनका भी याद रखना है। 4 3 3 3 4 3 2 2 लास्ट में आएगा, निषाद है 2, दैट्स वाई इसको निषाद ग्राम बोला जाता है क्योंकि निषाद की इसमें 2 श्रुतियाँ होती हैं, ठीक है। और षडज ग्राम और मध्यम ग्राम से क्वेश्चन यही बनता है, त्रिश्रुतिक। मध्यम ग्राम में पंचम जो होता है वो कैसा हो जाता है, त्रिश्रुतिक हो जाता है, बिकॉज वो 16वीं पर आ जाता है। और षडज ग्राम में जो मध्यम होता है वो कैसा होता है, पंचम जो होता है वो कैसा होता है, चतुश्रुतिक होता है, बिकॉज वो 7वीं श्रुति पर होता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि मध्यम ग्राम में जो पंचम है जिस श्रुति पर वो स्थित है उसका नाम क्या है। ऑब्वियसली अगर आपको श्रुतियों के नाम पता है तो आप बता सकते हो, जैसे तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वर्जिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वर्जरिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, शिक्ति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी। षडज ग्राम में किस पर है, 17वीं श्रुति पर है, उसका नाम क्या है, आलापनी। इसको आप कैसे याद रखोगे कि 17 साल के किसी बच्चे को आलाप लगाने के लिए बोला। 17 साल के बच्चे को ये भी बोल सकते हो 17 बार आलाप मैं नहीं लगा सकती, मैं एक बार ही लगा सकती हूँ। 17 बार आलाप मैं नहीं लगा सकती। षडज ग्राम में जो पंचम है वो 17वीं श्रुति पर है, वही 16वीं पर है मध्यम ग्राम में, ठीक है। 16वीं पर आ जाता है मध्यम ग्राम में। और षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम का जो यूज सबसे ज़्यादा किया है वो मतंग ने ही किया है, जबकि भरत ने षडज और मध्यम ग्राम के बारे में बताया है। उन्होंने पर्टिकुलर कुछ ज़्यादा नहीं बताया, उसमें बताया ग्राम है, लेकिन उसके साथ देवताओं के नाम भी हमें षडज ग्राम में और मध्यम ग्राम में मिलते हैं। षडज ग्राम की मूर्छना जो होती है, रंजनी वो होती है उत्तर मंद्रा, रंजनी, उत्तरायता, शुद्ध षडजी, मत्स्यक्रांता, अश्वक्रांता, विरुद्धगता, है ना, ऐसे होती है। मध्यम ग्राम की जो होती है वो होती है सोवीरी, हरिणाश्वा, कलोपनवा, शुद्ध मध्या, पूर्वी, मार्गी, हष्यका, है ना, ऐसे होती है ना। हष्यका के देवता जो माने जाते हैं वो सूर्य माने जाते हैं। सोवीरी के कौन माने जाते हैं, ब्रह्मा जी माने जाते हैं। हरिणाश्वा के इंद्र माने जाते हैं, सोवीरी, हरिणाश्वा। कलोपनवा के वायु माने जाते हैं। शुद्ध मध्या जो होती है उसके गंधर्व माने जाते हैं, शुद्ध मध्या के, ठीक है।
पौरवी के माने जाते शिव, मार्गी के माने जाते सिद्ध, और हर्षिका के जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं सूर्य। ठीक है, ये 7 देवताओं के नाम भी समटाइम दे कैन आस्क टू यू इन द एग्जाम्स, सो दैट्स वाई, सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड and please do revise everything related to one questions, because when you have been reading one question, obviously how many question can be come from there, obviously you should have to keep in your mind, and you should have to find out that from where question can be picked. So when you will make the notes, obviously when you have been writing the 4 options A, B, C, D, that's why please write something, notes, something special about that option. Obviously when I'm giving you that which one is no type of gamak, obviously if I'm giving the option A, prabandh, obviously what is prabandh you will describe there also. When you will read the question, obviously you will write there that option. When you will write, when you will see their options, obviously when you have been writing there something what is prabandh, obviously you should have to describe their ang, what is the quality of that thing. So when you will revise that question, obviously you will feel you will read that option, obviously your doubts will be cleared. Okay, so please connect with your mind, and which options you have been writing, you should have to written something summary about that options. Okay, when I'm giving you gamak, when I'm giving you sthai, what is sthai? Okay, someone has given you questions कि विकार को क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली उसको सॉरी छोटे छोटे स्वर समुदाय को स्थाई बोलते हैं, वी नो वेरी वेल. But when you have been writing the sthai, obviously you will write there that how many sthai has been described by Sharangdev, obviously you will feel there 96, and when you will compare to matang, obviously then you will feel 92. ओके, मतलब उसके साथ ही कंपेयर करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है. मैंने इसमें काफ़ी सारी क्वेश्चन चीज़ें बताने की आपको कोशिश की है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिव मी अ लॉट्स ऑफ लव. आई हैव गिवन यू कॉन्टैक्ट नंबर ऑन माई स्क्रीन, ऑन माई फोन screens, and please write there. If you want to ask something to me, then you can call to me. I'll pick your call. And if you have any confusion, if you are so much perplexed, so you can ask to me anything else. So please leave. And if you want to purchase the courses of the related to UGC NET, KVS, NVS, which exams preparation you have been doing, obviously you can consult to me. I'll give you everything suggestion about that exams, and what is from where question they can pick. Obviously I'll discuss everything, because when you will see there in the TCT paper, I had made the video for 1.5 hour. Yeah, 1.5 hour I made the video, and many people said to me, ma'am, we have we have mentioned 125 questions, and there were the mentioned 125 questions, and someone called to me, ma'am, my 120 question has been right. So I felt so much proud on myself that which question I have been giving to pupils, obviously they are doing good job. So if you want to ask to me something and related to the exam, so you can call to me. I'm giving online classes also. At this time UGC NET batch is going on, and if you want to ask something about me related to exam pattern, and now LT-grade exams has been coming. Okay, so if you want to ask something related to LT-grade exam that is belong to UP, Uttar Pradesh, so then you can call to me, because we are starting from September 15. Yeah, after 15 we will start the classes of LT-grade exam. Now UGC NET exam is about to come. Okay, so please do keep practice, and I have made this video related to UGC NET, so from where they can ask to you questions. So please keep in your mind. I have told you already only 18 questions, and I have discussed many things related to that questions. Okay, when you will write that option like that, when they are giving you options and you will write summary related to that questions, obviously your preparation will be so much good, and you will be better that person who is writing only options. Okay, thank you so much. You have enjoyed to this class, and please like this channel and subscribe to my channel, and please share also. If you want to ask anything else, so I have given you already number on my screen, so that's why you can ask to me any questions. Thank you so much.